नमस्कार दोस्तों, आज का बाजार देख करके जो खुशहाली छाई है उसको एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता। करीब करीब 1.5% आपको निफ्टी अब दिख रहा है और पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जिस हिसाब से खुशहाली छाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है हमारा ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ दिख जाए और एक नया ब्रेकआउट, एक नई रैली की शुरुआत हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि निफ्टी बहुत जल्दी तोड़ेगा? लेकिन एक कंसर्न भी आ रहा है और ये जो मार्केट में आज रैली आई, ये एक्चुअली आई कि उसके पीछे का रीजन क्या है और आपके क्वेश्चन आंसर ये सब कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। प्रैक्टिकल लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक कर दो यार, फ्री है आपके लिए। 75% लोग देखते रोज लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नॉट श्योर क्यों। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स से। कल जब हम मार्केट मूड इंडेक्स देख रहे थे तो ये फियर जोन की साइड जा चुका था, लेकिन अब वापस से ग्रीडी जोन की साइड जा रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट में जिस हिसाब की हरियाली दिख रही है उसको तो क्या ही कह सकते हैं। मतलब निफ्टी करीब करीब 1.25% है और मिड कैप 1.25% है, स्मॉल कैप 1.34% के आसपास। आईटी, फार्मा, हर जगह आपको खुशहाली देखने को मिल रही है और इसके पीछे सिर्फ 3 मेन कारण निकल करके आ रहे हैं। और जो मेन कारण है ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी अच्छे हैं, लेकिन एक रिस्क भी है। वो रिस्क क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। अगर हम बात करें तो कल की जो ग्लोबल मार्केट रही वो काफी शानदार रही। हर जगह ग्रीनरी देखने को मिलने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि ब्रेंट क्रूड के अंदर गिरावट दिखी, क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट दिखी। और इंडिया की मार्केट शॉर्ट टर्म में किस चीज से इंपैक्ट होती है? क्रूड ऑयल से, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $1 से बढ़ जाते हैं तो हमारी मार्केट तबाह हो जाती है, गिरती है दबा करके। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाते हैं तो क्या होता है? हमारी मार्केट में खुशहाली आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डॉलर है, रिजर्व करेंसी है, जो हमारी डॉलर है वो कम खर्च होगी। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कल दबा करके नीचे की साइड गिरे, जिससे यूएस के अंदर एक खुशहाली आई और उसके बाद जो आज रिपल इफेक्ट है वो आपको इंडिया में भी देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्रूड ऑयल क्यों गिरा? अब जो यूक्रेन रशिया की वॉर है, इससे रिलेटेड मीटिंग हुई यूक्रेन की यूएस और बाकी देशों के साथ। अब यूक्रेन ने बोला कि हाँ, हम ये पीस प्लान के ऊपर अग्री करते हैं। 27 पॉइंट्स थे उसके अंदर, जिसमें से करीब करीब 19 पॉइंट्स के ऊपर अग्रीमेंट आ चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाता है कि हमारा मार्केट क्यों ऊपर जाना चाहिए, क्रूड ऑयल को क्यों गिरना चाहिए। क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो भी हटेंगे और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिरेंगे। तो इस वजह से एक मेजर सेंटीमेंट आपको देखने को मिला। जिस दिन ये मार्केट के अंदर आ गया ना न्यूज़ की यूक्रेन रशिया की वॉर खत्म हो जाएगी, तो आप मानो किस हिसाब से खुशहाली छाएगी। लेकिन फिर भी ये एक सेंटीमेंट था जिसका इंपैक्ट आपको यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में होता हुआ दिखा। सेकेंड मेन इंपैक्ट वो है हमारे आरबीआई के ऑफिसर। उन्होंने बोला कि यहां पर रूम है इंटरेस्ट रेट कट करने का और टाइमिंग के हिसाब से जो पैनल है वो ये डिसाइड करेगा कि भाई कब हमें रेट कट करना है। तो रेट कट होने की जो शंका थी कि भाई रेट कट होगा, वो अब मान लो कंफर्म होते हुए दिख रही है। बड़े इन्वेस्टर्स अब ये मान रहे हैं, जिस वजह से एक और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। क्योंकि रेट कट होगा मतलब जिन कंपनियों के पास ज्यादा डेट है उनको काफी सारा पैसा अपना जो डेट है, जो कर्ज है, उसको चुकाने में जाता है। अब वो जो पैसा है हो सकता है उन्हें कम देना पड़े और जिनके पास कर्जा नहीं है वो क्या करेंगे? वो ज्यादा कर्जा लेंगे और अपना जो एक्सपेंशन है वो वापस से शुरू करेंगे। इस वजह से भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। जब जब बाजार में रेट कट होंगे तब मार्केट में खुशहाली आएगी। अब ये मान करके चलो कि रेट कट होते ही मार्केट जो है हमारा 26,000 वाला जो ऑल टाइम हाई है 26,500 के आसपास, वो ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा और मार्केट फिर ऊपर की साइड की रुख आजमा सकता है। तो इसी वजह से यहां पे इतनी ज्यादा खुशहाली थी। और सिर्फ इसी के वजह से नहीं, यूएस की जो फेड है उसने भी जो काफी सारे डेटा पब्लिश करे, जैसे सीपीआई पीपीआई इंडेक्स के, वहां पर भी एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला, जिससे फेड जो कि दिसंबर के महीने में बहुत ही जल्दी उनकी मीटिंग होने वाली है, उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब हो सकता है इंटरेस्ट रेट वहां पर कट हो जाए। अब इंडेक्स, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो फॉर श्योर मान लो इंडिया में रेट कट होगा,
क्योंकि अगर यूएस में रेट कट हो गया तो भाई इंडियन मार्केट में भी एक खुशहाली का माहौल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2025 एंड होते होते हमें हो सकता है देखने को मिल जाए मार्केट ऑल टाइम हाई। लेकिन 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 क्वेश्चन यहां पर एक है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। मार्केट तो ऑल टाइम हाई चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आज भी इतना रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा? इसके पीछे कुछ चुनिंदा रीजन है। सबसे पहले, मार्केट गिनी चुनी एरिया के अंदर रैली दे रहा है और एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहां पे अब रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है। मार्केट सबसे ज्यादा रिकवरी दे रहा है बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा रैली है। इसके पीछे सिंपल सी चीज है, रेट कट। जब जब रेट कट होंगे तब तब ये सेक्टर्स भागते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो बैंक से ज्यादा लोन लेकर के ज्यादा लोन दे सकते हैं और जो लोग लोन लेने वाले हैं वो भी ज्यादा लोन लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रैली क्यों आई है? ज्यादा से ज्यादा जो घर हैं वो बनेंगे, दुकानें बनेंगी, क्योंकि सस्ते प्राइस के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको सामान मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से अगर आप देखोगे लास्ट करीब 1 से 2 साल के अंदर जिस हिसाब से घरों के रेट बढ़े हैं इंडियन मार्केट के अंदर, आप उनको अंदाजा ही नहीं लगा सकते। एक नॉर्मल इंसान आज की डेट में एक नॉर्मल घर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी एक अपने आप में गेम चल रहा है जहां पे रियलिटी सेक्टर आपको पूरी तरीके से हिला हुआ दिख रहा है, ओवर वैल्यूड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहां पे एक मेजर इशू है। मेजर इशू क्या है? जो कंपनी स्पेसिफिक डेटा है वो अच्छा नहीं है एज ऑफ नाउ। अभी भी अगर आप देखोगे कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है काफ़ी बढ़ गई हैं। जो अच्छी कंपनीज है उनकी वैल्यूएशंस बढ़ गई है, जिन कंपनी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है उनकी वैल्यूएशन घटी हुई है। तो धीरे धीरे करके मोस्ट प्रॉब्ली ये वैल्यूएशन वाला गेम हमारी मार्केट को इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। ऑल टाइम हाई मैं काफ़ी पॉजिटिव हूं कि हो सकता है बहुत जल्दी आता हुआ दिख जाए, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न्स आपको सिर्फ तब मिलेंगे जब आप एक अच्छी कंपनी में एक सही वैल्यूएशन पे एंट्री करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी कंपनी में कभी भी एंट्री कर करके अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, ये पॉसिबल होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज, जिस जगह पे रैली आ रही है उसको चेज करो। जरूरी नहीं है, अब सपोज करो एक XYZ कंपनी है जिसके अंदर कोई रैली ही नहीं है, हम वहां पे बैठे कि अंडर वैल्यूड है, बट वो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट उसकी साइड अच्छी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे 2020 से लेकर के 2024 तक जो निफ्टी बैंक है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया लोगों का। अब काफी सारे लोगों के पास बैंक थे, मेरे पास बैंक थे, हमारे पोर्टफोलियो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जो हमारे पास इंडेक्स था, ये स्टॉक थे या म्यूचुअल फंड थे, वो म्यूचुअल फंड ही ग्रो नहीं करके, उनकी अंदर के जो स्टॉक्स थे वही ग्रो नहीं कर रहे थे, जिस वजह से रिटर्न्स नहीं बन रहे थे। और यही चीज अभी होते हुए दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट तो ऊपर है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड आज भी गिरे हुए। कल मैंने टाटा का एग्जांपल लेकर के दिखाया कि मार्केट ऑल टाइम हाई मार रही है, लेकिन टाटा 10% क्यों गिरा हुआ है? सेम इशू क्या है कि जो जो सेक्टर्स उसके अंदर है वो इस समय पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे अगर ट्रेड डील मिल जाए तो बाकी सेक्टर्स भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे और जो हमारी ग्रोथ के अंदर एक छोटा सा कंकड़ आकर के फंस गया है वो भी हटता हुआ दिख सकता है। सो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद कर रहा हूं, तो मैं आपके साथ ओपनली डिस्क्लोज करता हूं। वो ये है कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई मिले थोड़े थोड़े पैसे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। पैसा घर लेकर के आओ, कोई बुरी चीज नहीं है। नया साल नए पैसे के साथ होगा। बाजार में जब जब करेक्शन दिखे पैसा डालो, क्योंकि बाजार जो लार्ज कैप है वो तो अंडर वैल्यूड है। इसी वजह से FII का पैसा अब इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस आ रहा है। तो लार्ज कैप, IT जहां पे भी रिकवरी आनी शुरू हो गई, ये आपकी नजरों में होने चाहिए। बैंकिंग अभी रैलीज के अंदर बाकी, इंफ्रास्ट्रक्चर रैली बाकी। अगर आप PSU लेकर के बैठे हो तो PSU में कुछ नहीं हो रहा, PSU इंडेक्स नहीं चलने वाला। 2021-22 के अंदर हमारे जो PSU इंडेक्स थे वो चल गए थे। उस समय इलेक्शन का माहौल था, PSU भगाना था, लोगों ने भगाया। उस समय पे कोई वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, डिफेंस की बात नहीं कर रहा। सब इंसान डिफेंस के अंदर, PSU के अंदर दबा के डाल रहे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट था। तो इस वजह से आपको अभी अगर रिटर्न्स अच्छे देखने हैं तो ऐसे सेगमेंट में डालो जो इस समय मोमेंटम में है, क्योंकि रेट कट की वजह से ये मोमेंटम और बढ़ेगा, अभी कम नहीं होगा। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जब जब रेट कट होता है जो डिस्क्रिशनरी इनकम होती है लोगों की, मतलब जो स्पेंडिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सस्ते प्राइस पे लोन मिलते हैं तो लोग घर खरीदते हैं। जैसे इस बार लोगों ने गाड़ियां खरीदी GST कम होने की वजह से। तो ये जो GDP के नंबर है ये बढ़ने ही वाले हैं, अभी नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारी मार्केट को संभाला जाए। हम ये बोल सकते हैं GDP के नंबर फेक हैं और भी 100 तरीके की चीजें, लेकिन जब भी ऑन ग्राउंड चीजें चेंज होती हैं तो टाइम लगता है। जब GDP के नंबर गिरे थे तब भी आपको टाइम लगता हुआ दिखा था। बाजार में गिरावट एकदम से नहीं थी सितंबर 2024 में, और आज की डेट के अंदर भी जब GDP के नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको एकदम से नहीं दिखेगा। लेकिन एक बेसिक चीज चेंज होते हुए दिखेगी,
आईटी के अंदर एक ग्रोथ आ गई है, कंज्यूमर के अंदर एक मोमेंटम आ चुका है, बाकी जो स्टॉक्स इस समय मरे हुए थे उनमें ग्रोथ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े निवेशक हैं, जो एक्चुअली गेम सेट करते हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर जानी चाहिए और कौन सी चीज़ ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो गेम खेल रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि अब सस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं, जब तक मार्केट के अंदर न्यूज़ फैलेगी तब तक तो हम खरीद चुके होंगे। और रिटेल इन्वेस्टर की दिक्कत यही है कि जब तक उसे सस्ती चीज़, अच्छी चीज़ मिल रही होती है, वो तब नहीं खरीदता, जब वो भागने लगती है तब खरीदता है, और फिर अगेन उस पर डंप करके चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज करने का समय आ चुका है, तो अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड रखो। मैं पॉजिटिव हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के, यूएस को लेकर के मैं आज भी पॉजिटिव नहीं हूँ। कल भी एनवीडिया के अंदर एक बड़ी गिरावट आते हुए दिखी, इसी वजह से अगर आप देखोगे नैस्डैक इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया, नैस्डैक में गिरावट रही क्योंकि एनवीडिया के अंदर गिरावट रही। तो अगर एआई बबल या एनवीडिया, मेटा, ये स्टॉक्स गिरने शुरू होते हैं, इंपैक्ट इंडिया पर भी आएगा। लेकिन इंडिया की इंडिविजुअल लेवल पे कोई मेजर इश्यूज हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि जो एआई बबल है वो कैसा आएगा या कैसे नहीं आएगा। लेकिन 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 अगेन भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है, प्रॉफिट बुक करो ऑल टाइम हाई के आसपास। जिसको अगले 2 साल 3 साल के अंदर पैसा निकालना था, टाइम आ चुका है। ये टाइम है जहां पे हम अपनी प्रॉफिट बुक करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके। मतलब अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया हो तो 50 रुपये हम प्रॉफिट बुक करके घर लाएं। बाजार में जब वापस से गिरावट दिखे तो हम वापस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं अपना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि पूरा पूरा साल निकल जाता है, हम जैसे प्रॉफिटेबल होते हैं हमें लगता है अब वापस बुल रन आएगा, लेकिन अगेन जो मार्केट होती है वो नीचे आ जाती है, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इसी वजह से हमें इसको देखना चाहिए। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों आया बुल रन। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसका नाम बस 336 का है, सब कुछ चल रहा है, एक्सपेक्ट एफएमसीजी आईटीसी, क्या हुआ है इनको? भाई एफएमसीजी आईटीसी, एफएमसीजी तो चलेगा ना, धीरे धीरे चलेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। आईटीसी तो कभी चलता नहीं, वो तो हमेशा रेंज बाउंड रहता है। तो आईटीसी वही कर रहा है, आईटीसी टोबैको बिजनेस पे काम करता है। तो जैसे जैसे उस पर कॉस्ट बढ़ गई, जैसे लास्ट बजट के अंदर टैक्सेस बढ़े टोबैको के ऊपर, ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, आईटीसी का इंपैक्ट आया। तो जैसे जिस भी बिल के अंदर जो टोबैको प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो नहीं बढ़ेंगे, आईटीसी चलेगा। तो आईटीसी रेंज बाउंड रहता है, इससे बहुत ही ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं कर सकते। शांतनु पॉल जी का कमेंट है, कह रहे गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड कैसा रहेगा, या कोई अलग ईटीएफ लेना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? प्राज इंडस्ट्री के अंदर -25% आपका क्या व्यू है इस पे? प्राज इंडस्ट्रीज अच्छी कंपनी है, पहले मैं काफ़ी देखता था इसे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर जब तक एक्सपोर्ट की चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक तो दिक्कत रहेगी। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ आगे चल करके, एक बार मैं खुद भी एनालिसिस कर लूँ। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लो, वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए। निपॉन इंडिया के गोल्ड एंड सिल्वर के फंड्स आते हैं, अगर आप लेना चाहो ईटीएफ के तो वो ले सकते हो। फंड ऑफ फंड मेरे ख्याल से ईटीएफ लेना चाहिए, फंड ऑफ फंड्स मत लो। दो लेवल पे आप एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बेयर करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। निपॉन इंडिया के ईटीएफ्स आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के, आप देख सकते हो। मतलब अगर आप देखना चाहो तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ गोल्ड को लेकर के। मतलब इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न तो गोल्ड नहीं बनाएगा, बट हाँ दुनिया में तबाही आ जाए तो गोल्ड से ज़्यादा सिक्योर चीज़ कोई नहीं है। 5-7-10% पोर्टफोलियो एलोकेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए। और अगर मैं प्राज इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो भाई इसके अंदर तो हैवी सेल ऑफ आया हुआ है। इसके पीछे मेरे ख्याल से इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बुरे आए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ देखो ना, यहाँ पे गिरावट एक काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव था। तो मुझे ये देखना पड़ेगा हुआ क्या है। नेट प्रॉफिट मर गए हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस था ये, तो कहीं ना कहीं इसके सिस्टम्स में प्रॉब्लम आई हुई है। देखना पड़ेगा, इसको इन डेप्थ ही जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा ना, अगर हमारे एक्सपोर्ट सही नहीं होंगे तो आप ये मान लो कि ऐसे स्टॉक्स रिकवर थोड़ा कम ही कर पाएंगे। तो इसको देखना पड़ेगा। अभी तो वैल्यूएशन दिक्कत है, यहाँ पे पैसा तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, वेट करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है हमें कोई ट्रेड डील मिल जाए जिससे ये स्टॉक वापस से रिवाइव हो जाएंगे। विकास शर्मा जी का क्वेश्चन है, कह रहे भाई मोतीलाल मिड कैप का क्या करना है, 1 साल हो गए हैं कोई रिटर्न नहीं दिया। मेरे को नहीं लगता मोतीलाल ने रिटर्न नहीं दिया, मेरे पोर्टफोलियो में तो मोतीलाल ने अच्छे रिटर्न दिए। लेकिन ये भी बात है ना, देखो आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हो, सपोज करो आपने मोतीलाल का ले लिया, ईडेलवाइस का ले लिया, किसी का भी ले लिया, अगर मार्केट नहीं चल रही तो वो म्यूचुअल फंड भी आपके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं बनाएगा। बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ है मार्केट के अंदर। मार्केट ओवरऑल नहीं बढ़ रही, अगर आप ओवरऑल इंडाइसिस देखोगे हर एक सेक्टर के तो वो नहीं बढ़ रहे। तो जैसे जो सेक्टर बढ़ रहे हैं उसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक्सपोजर होगा तो पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बट नेट मैं देख लेता हूँ मोतीलाल ओसवाल भी, बट मुझे लगता है सही म्यूचुअल फंड है। मार्केट ने नहीं रिटर्न बनाया तो ये भी नहीं बना रहा, तो इट्स फाइन।
फाइन। सुधार सुधार जी का कमेंट है, नॉट श्योर मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया नहीं किया तो आई एम सॉरी। आई एम होल्डिंग 800 शेयर ऑफ LIC 906, इट्स नॉट मूविंग, व्हाट शुड आई डू। LIC के तो शेयर लेने ही नहीं थे, वो तो अपना मार्केट कैप ही ख़राब कर रहा है, वो अपने मार्केट की चीज़ें ही ख़राब कर रहा है। अगर मैं LIC को देखूं तो आज कैसा रहा LIC आज और गिर गया, और गिरना भी था क्योंकि गिरा हुआ ये स्टॉक है। वैल्यूएशन नहीं है, रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 0.87 है, प्राइस टू बुक 4.02 है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का। आप ये समझो इंश्योरेंस बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि स्टिकी प्रोडक्ट है, मतलब एक बार आपने किसी से इंश्योरेंस ले लिया तो आप पूरी लाइफ उसका इंश्योरेंस होल्ड करते हो। जैसे मैंने HDFC से लिया था, अगले लास्ट 5-7 साल से मैं उसी का ले रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं रहा कहीं और शिफ्ट करने के लिए। तो LIC क्या कर रहा है, LIC के पास पहली चीज़ तो कोई बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स नहीं है। दूसरी चीज़, LIC का जो मार्केट है वो दूसरी प्राइवेट कंपनियां लेकर के जा रही हैं। LIC में कुछ नहीं होने वाला। LIC का जो IPO आया था वो काफ़ी धूम धड़ाके के साथ आया था, बट इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या ही करना है आपको, 900 रुपये के आसपास है, ऑप्शन मिल जाएगा भी ये 900 के आसपास चला जाए तो एग्जिट करके किसी अच्छे स्टॉक्स में ही चले जाना आप। मुझे लगता नहीं टू बी फ्रैंक कि LIC में ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। प्रवीण कक्कर जी का कमेंट है, कैसा है ट्राइडेंट लिमिटेड पर वीडियो बना सकते सर, इस पर बना लेंगे, बट मुझे लगता नहीं इस पर कुछ वीडियो बनाने, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है नहीं इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था, टावल सोप ये सारे बनाते हैं, अमेजॉन DMart ये इनके मेन बायर हैं। वॉलमार्ट से भी इसका काफ़ी बड़ा ऑर्डर आता था, बट वॉलमार्ट का तो ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, जिस वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारे बिजनेस हैम्पर हो गए हैं जहाँ पर टैक्सेस लगे हैं। तो और देखो एक चीज़ कितनी प्यारी पता चलती है, किसी को नहीं पता कि भाई टैरिफ से कहाँ दिक्कत आई है। ये सारी कंपनियों में दिक्कत ही तो है, ये सारी कंपनीज ही तो गिर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि यार इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये कोई ग्रोथ नहीं हुई। भाई सारी कंपनियां मरी हुई हैं जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, ठीक है। चाहे आप कैपलाइन को देख लो, ये भी गिर गया है, मतलब ये रिकवर कर जाएंगे, अच्छी बात है, US ओरिएंटेड है, लेकिन जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस थे वो सब इम्पैक्ट हुए हैं। उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो भाई हमें ट्रेड डील चाहिए, इन एनी कंडीशन हमें चाहिए भाई ट्रेड डील। स्टॉक्स मर रहे हैं, कंपनीज मर रही हैं, ये मरेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ेगा ही। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। रिलीजन ऑफ पीस का कमेंट है, क्या है, टाटा स्मॉल कैप फंड मैनेजर ने डिस्ट्रॉय कर दिया सारी चीज़ें, और ये सारे जो लोग हैं क्या ये अकाउंटेबल नहीं है पब्लिक मनी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए कुछ करेगा नहीं करेगा ऐसे फंड मैनेजर के लिए। मेरे भाई ये तो सेबी रजिस्टर्ड है ना, तो इनके लिए तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी से रजिस्टर्ड हो आप, वो आपकी कॉल है कि आप सेबी रजिस्टर्ड से जाकर के एडवाइस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्या है क्या नहीं। यार अकाउंटेबिलिटी की वाली कोई बात ही नहीं है यार। अच्छे रिटर्न्स इसने हमेशा से बना करके दिए हैं। देखो टॉप 3 टॉप 4 में हमेशा रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये जो म्यूचुअल फंड है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में एक गिरावट आई है, बट अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती। आप एक सिंपल सी बात है भाई, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि आपका पैसा गिरे बर्बाद हो। हर इंसान चाहता है कि भाई उसके कस्टमर अगर वो अभी गिरा देगा पैसा तो आगे उसको वैसे भी नहीं मिलने वाले, है ना। आगे कोई पैसा डालेगा ही नहीं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और सेबी रजिस्टर्ड है। फंड मैनेजर भी इंसान ही है, हम उस पर भरोसा बहुत करते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप भरोसा करते हो, आप एक्सपेंस रेशियो देते हो, आप सारे काम करते हो, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे अपने पैसे को मैनेज करने के लिए तो कोई भी इंसान अकाउंटेबल नहीं है। हम अपना पैसा इतनी मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम अपना एनालिसिस नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं। भाई उनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो अकाउंटेबल है, वो बोलेंगे भाई मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। आपको बोला तो था 20 साल तक टिके रहो, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई 1 साल गिरा, वो बोलेगा भाई पास्ट रिटर्न देख लो और 20 साल की विजन दिखा देगा आपको। तो भाई प्रैक्टिकल चीज़ें ऑन ग्राउंड पे वैसे भी लोग कम ही सुनना चाहते हैं, तो लोग बोलना भी कम चाहते हैं। तो यही चीज़ है, तो अकाउंटेबिलिटी वाली बात ही नहीं है। कुछ के पैसे खोए लोग बेच करके दूसरे में डाल देंगे, और जब तक कोई बोलेगा नहीं, जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसलिए कोई इस पे बात करेगा ही नहीं। बंटी जी का कमेंट है, कह रहे हाय अभिषेक सर, आपने तो डरा दिया, लॉन्ग टर्म में टेंशन नहीं है। बंटी जी देखिए, ये तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सच बताऊँ तो देखो लॉन्ग टर्म का कितना लॉन्ग है नो वन नोस, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहते हैं जो कई बार गिरते हैं और कभी रिकवर ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ये तो मेरा मानना ये है, मेरा अपना मानना ये है कि लॉन्ग टर्म में लोग लॉलीपॉप पकड़ाते हैं कि ये 20 साल का लॉलीपॉप है, आप खाते रहो। अब 20 साल में से स्टार्टिंग के 5 साल नहीं चला,
तो आप कभी भी बोलोगे तो बोलेंगे भाई ये लॉलीपॉप तो 20 साल का था, तो 20 साल बाद आना। अब जब 20 साल बाद आओगे, जिसने वो लॉलीपॉप दिया होगा वो हो सकता है भगवान के पास चला गया हो बेचारा, और 20 साल बाद आपका पैसा नहीं बना तो आपका नुकसान है। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड बंदे को आपने पैसे दिए हैं और नहीं बन रहे थे रिटर्न, तो आपके पास पूरा स्कोप था एग्जिट करने का। हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे तो ये हमारी गलती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी अगर मैं ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड बना सकता हूँ 20-20 साल के बाद भी उन्होंने एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं करा, ऐसे फंड्स भी हैं बाजार के अंदर। अगर मैं टॉप ब्रांड्स को छोड़ दूं, जैसे निपॉन इंडिया हो गया, टाटा हो गया या एचडीएफसी हो गया, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो एफडी भी बीट नहीं कर पाए, है ना। लेकिन एक लॉलीपॉप था कि भाई लॉन्ग टर्म, पहले रेगुलर म्यूचुअल फंड के बेसिस पे काटा जाता था, यूट्यूब आने की वजह से लोगों को पता चल गया डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में क्या दिक्कत है, अदरवाइज आज भी काट रहे होते। तो आज भी ये एक सेंटिमेंट है कि 20 साल में ही रिटायर हो पाएंगे हम, ये आज भी एक सेंटिमेंट है। ये एक सेंटिमेंट है कि म्यूचुअल फंड में डालते रहो ये हो जाएगा, ठीक है। बट कितना सही है कितना गलत हो तो 20 साल बाद पता चलेगा। तो मैं भी यही हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली सारे लोग यही होंगे, तो यहीं पे देख लेंगे। अच्छी बात है, 20 साल तक इन्वेस्ट करना चाहिए, बट पैसा रोटेट करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर ये बात आपको कोई भी इंटरनेट पे बोलता हुआ दिख जाए तो लोग उसको पापी बोल देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे कि भाई तूने कैसे बोल दिया, म्यूचुअल फंड तो सिर्फ 15 दिन पहले या सॉरी 1 साल पहले गिरना शुरू हुआ, चेंज कर दें। ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसा नहीं होता ना। मतलब हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे 140 करोड़ जनता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। और जिसने भी बड़ा पैसा बनाया है हमारे आसपास, मैंने जितना जाना है, बड़ा पैसा मतलब 2x 3x 4x म्यूचुअल फंड से 20 साल इन्वेस्ट करके तो बहुत ही कम लोग रहे हैं। म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं और हर चीज़ का ना एक पोर्शन, जैसे LIC था, LIC में हर किसी ने बोला भाई LIC बेस्ट है। आधे लोग आज भी नहीं जाते कि LIC की पॉलिसीज मतलब बकवास पॉलिसीज होती हैं। 99% केसेस में बकवास पॉलिसीज होती हैं, उनका कोई सेंस ही नहीं बनता। और जहाँ पॉलिसी का सेंस बनता है वहाँ पे लॉक इन पीरियड इतना बड़ा डाल देते हैं कि कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर उसके बाद जब HDFC और ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं इन्होंने अपनी पॉलिसी निकाली तो लोगों को लगा अच्छा ऐसी भी पॉलिसीज हो सकती है, तो लोग LIC से शिफ्ट कर गए। आज की जनरेशन में नॉर्मली कोई भी LIC कराता नहीं, मैंने नहीं करा रखी, पहले कराई हुई थी, अब तोड़ दी जब मुझे एक्चुअली समझ आया कि पॉलिसी का एक्चुअली सेंस क्या, मतलब कि क्यों लेनी चाहिए पॉलिसीज, जो कि अभी भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। दूसरी चीज़, जब म्यूचुअल फंड आया तो म्यूचुअल फंड सही है करके हर किसी ने चढ़ा दिया, बट बेसिक एजुकेशन नहीं दी कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, किसके लिए सही है। हर किसी के लिए सही है। आप एक्सपेक्टेशन क्या करते हो, लार्ज कैप से 12%, मिड कैप से 14%, स्मॉल कैप से 15-16%, ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए म्यूचुअल फंड से। अगर आप ये सोचो कि बेंचमार्क 12 दे रहा है, मियाँ म्यूचुअल फंड 20 दे देगा, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में तो हो गया लास्ट 2020 के बाद। अगर ये वाला टाइम हटा दो तो ये मतलब फिनोमेना होना ही नहीं था, ये होना ही नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ वाली बात है। तो म्यूचुअल फंड का अपना वे है काम करने का। इंडेक्स हमारा पैसा बना रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड पैसा बना लेगा। इंडेक्स के लेवल पे दिक्कत है तो म्यूचुअल फंड पैसा नहीं बनाएगा। मतलब इंडेक्स 10 बना रहा है तो आपका फंड 11 बनाएगा, ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर ये मीट हो रही है तो ठीक है, अगर ये मीट नहीं हो रही तो दिक्कत रहती है। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगा, एजुकेशन पे ध्यान दो। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को 10x तक भी ग्रो कर सकती है अगर आप अपनी एजुकेशन पे सही से इन्वेस्ट करते हो। तो एजुकेशन मतलब क्या है, सीखो कि भाई चीज़ें काम कैसे करती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत बेसिक चीज़ों से काम हो जाता है। सो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, signing off.